दोस्तों, चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के खिलाफ देश भर के 272 लोगों ने राहुल गांधी को एक ओपन लेटर लिखा है, ये कहते हुए कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की इमेज बिगाड़ रहे हैं। मीडिया ने भी दिखाया कि भैया बहुत ही कोई बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिख दी है। लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स, 14 पूर्व राजदूत सहित 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर इस लेटर पर किए गए हैं। मीडिया ने भी इस खबर को खूब हाइप दी, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जिन 272 ने लेटर लिखा है उसमें से कुछ सोशल मीडिया पर लड़कियों को छेड़ते हुए पाए गए हैं, तो कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कुछ के घर में आईटी के छापे पड़े हैं, तो कुछ भाजपा के नेता निकले। तो चलिए आज की इस वीडियो में राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले 272 का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप भी समझ पाए कि आखिर इस चिट्ठी के पीछे वजह क्या है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि भैया भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे और अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने आयोग को मोदी सरकार की बी टीम भी कहा था, भाजपा के साथ वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। बिहार चुनाव से पहले भी पीसी में राहुल गांधी ने दावा किया था कि पिछले साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में डाले गए हर 8 में से 1 वोट फर्जी निकला था। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 1,24,000 से ज्यादा फर्जी तस्वीरों वाले वोटर हैं। राहुल ये भी दावा कर रहे थे कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोटर दर्ज है और वो घर भी सिर्फ कागजों पर ही बना हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान डाले गए लाखों वोट चोरी के थे। दोस्तों, राहुल ये जो तमाम आरोप लगा रहे थे वो ऐसे ही हवा में नहीं लगा रहे थे, विद प्रूफ दिखा रहे थे, स्टेज पर बाकायदा गवाहों को बुला कर लाए थे। लेकिन अब उनके इन खुलासों के खिलाफ चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, 272 लोग एक ओपन लेटर जारी कर रहे हैं और ओपन लेटर में आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं की खाक कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैल रहा है। लेटर में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। उस पर बार बार सवाल उठने से जनता का भरोसा कमजोर होता है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक मतभेद जरूरी है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगना देश हित के खिलाफ है। देखिए जरा इस लेटर को, इसमें क्या कुछ लिखा गया है, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। लिखा है, पहले सेना फिर न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाए गए और अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक खतरनाक चलन बन गया है जिसमें चुनावी हार को छिपाने के लिए संस्थाओं की साख पर हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, उसे गद्दार तक कहा और अधिकारियों को धमकाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई आधिकारिक शिकायत या हलफनामा पेश नहीं किया। यह सिर्फ राजनीतिक नाराजगी है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। जब विपक्षी पार्टियां जीतती हैं तब चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन हार मिलते ही चुनाव आयोग को दोषी ठहराना शुरू कर दिया जाता है। यह राजनीतिक अवसरवाद है। टीएन शेषन और एन गोपाल स्वामी जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने आयोग को बेहद मजबूत और निष्पक्ष संस्था बनाया है, इसीलिए आज उन पर बेबुनियाद हमले लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। सभी भारतीय चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास बनाए रखें। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर, गैर नागरिक और अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट से बाहर रखना देश की सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों के लिए जरूरी है। दोस्तों, ये लेटर तो फिर भी ठीक है, लेकिन हैरान करने वाले तो वो खुलासे हैं जो ये लेटर लिखने वालों के बारे में हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन 272 रिटायर्ड जजों, अफसरों ने, यानी कि पूर्व नौकरशाह जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिखा है, मैदान में उतरे हैं, वो मौजूदा समय में भाजपा के नौकर बने बैठे हैं। किसी के पति मोदी के मित्र हैं तो किसी पर सत्ता की दलाली से लेकर करप्शन के आरोप तक लगे हुए हैं। इन लोगों ने इस ओपन लेटर पर साइन किया है। इसमें से कुछ के नाम और करतूत कांग्रेस ने जारी किए हैं। सबसे पहले इनसे मिलिए, जस्टिस एन ढींगरा,
कांग्रेस ने इन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोर्ट की तरफ से मिले ऑब्जर्वर के पद का गलत फायदा उठाया। जिस निजी कंपनी की जांच और निगरानी करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, उसी कंपनी ने उनकी बेटी को लगभग 15 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पर नौकरी दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि जिस पर नजर रखनी थी, उन्हीं से उनके परिवार को बड़ा फायदा मिल रहा था। इसे कानून की भाषा में हितों का टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब इसी जस्टिस ढींगरा ने राहुल गांधी के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब खुद उनके ऊपर इतनी गंभीर शिकायतें हों और उनकी निष्पक्षता पर सवाल हो, तो क्या उनकी चिट्ठी को राजनीतिक तौर पर विश्वसनीय माना जा सकता है? नंबर 2, इनको देखिए, ये है दीपक सिंघल, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। इन पर 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवरफ्रंट घोटाले का आरोप है। उसमें आरोपी थे ये अखिलेश सरकार में शुरू हुए गोमती रिवरफ्रंट परियोजना की नींव तत्कालीन प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल की देखरेख में डाली गई थी। इसके बाद प्रोजेक्ट की निगरानी से लेकर वित्तीय अनियमितताओं तक आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस इसमें शामिल रहे। इन अधिकारियों ने आंख बंद करके इंजीनियरों और ठेकेदारों को लूट घसोट करने की खुली छूट दे दी, लेकिन खुद अभी तक किसी जांच के दायरे में नहीं आए। गोमती रिवरफ्रंट का काम तत्कालीन प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग दीपक सिंघल की देखरेख में शुरू हुआ था। शुरुआती परियोजना 1656 करोड़ की बनाई गई थी। इसमें 1433 करोड़ जारी हुए और 1427 करोड़ खर्च होने तक 90% काम पूरा दिखाया गया। कुछ महीने बाद दीपक सिंघल मुख्य सचिव बन गए थे और तब इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मामले का मुख्य आरोपी तत्कालीन अधीक्षक अभियंता रूप सिंह यादव इन्हीं का करीबी था। अब ये राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिख रहे हैं। अब इन्हें देखिए, एलवी सुब्रमण्यम, पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश। ये एलवी सुब्रमण्यम है, आंध्र प्रदेश में मुख्य सचिव रहे। APIICMR रियल स्टेट घोटाले में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। भ्रष्टाचार के इन पर आरोप है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी को लिख रहे हैं कि भाई तुमने इलेक्शन कमीशन के जो है तमाम जो सबूत हैं, जो उन पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, उनके सबूत कैसे दिखा दिए। अब इनको देखिए, RN सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। नोएडा में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के सेक्टर 50 स्थित घर में आयकर विभाग की छापेमारी में 3 करोड़ कैश मिले थे। इसके अलावा पूर्व आईपीएस के घर के बेसमेंट में टीम को 600 से ज्यादा लॉकर मिले थे। बरामद रुपए 3 लॉकर में रखने जाने की जानकारी मिली थी। राम नारायण सिंह यूपी कैडर और 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो डीजी रैंक से रिटायर्ड हुए थे। नोएडा सेक्टर 50 में इस मकान में पूर्व आईपीएस अधिकारी RN सिंह और उनका बेटा सुयश और उनका परिवार रहता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और उनकी पत्नी मिर्जापुर में रहते हैं। मानसन कंपनी को ऑपरेट करने का काम राम नारायण सिंह की पत्नी करती हैं और इनकी पत्नी द्वारा लोगों को पैसे रखने के लिए किराए पर लॉकर दिए जाते हैं। ऐसा तमाम खुलासे हुए थे। जो 3 करोड़ की रकम बरामद हुई वो इन्हीं लॉकरों में रखी हुई थी। बताया जा रहा था कि ये बरामद रकम 3 लोगों की थी। अब इन्हें देखिए दोस्तों, AK मुनप्पा, पूर्व सचिव कर्नाटक। ये KPS परीक्षा घोटाला और BDA म्यूचुअल फंड घोटाले में आरोपी थे। इन्हें भी देखिए, रमेश झालकी, पूर्व प्रधान सचिव कर्नाटक। रमेश झालकी कर्नाटक कैडर के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी रह चुके हैं। वो राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जिसमें सबसे बड़ा पद था मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का। उन्होंने प्रशासन में प्रभावशाली और शक्तिशाली अफसर माना जाता था। रमेश झालकी पर मुख्य आरोप अवैध संपत्ति का है। ये मामला कर्नाटक लोकायुक्त ने दर्ज किया था। आरोप यह है कि रमेश झालकी ने अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई थी, जिसमें तमाम जमीनें, तमाम जायदाद शामिल थी। अब इन्हें भी देखिए, ये हैं BK सिंह, पूर्व भारतीय वन सेवा। ये आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं। इन पर सुप्रिया श्रीनेट कहती हैं कि बजाय अपने भ्रष्टाचार के जवाब देने के राहुल गांधी जी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, विवेकानंद फाउंडेशन, इंडियन फाउंडेशन, RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने भी राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। ये देखिए, ये लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने। दोस्तों अभी तो इनसे मिलना बाकी है। ये योगेश गुप्ता हैं। इन्हें चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी छिछोरी हरकतें करते हैं। लड़कियों की फोटो पर कमेंट्स आप खुद पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ के बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। ये भी हैं
इन्हें भी देखिए, ये हैं बी राजगोपाल नायडू, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे। साहब अपने कार्यालय में गड़बड़ी के लिए मशहूर रहे हैं। इन पर ग्वालियर में माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल करने, उगाई करने का आरोप है। इनका नाम एक अन्य आईएएस अधिकारी सभाजीत यादव के साथ जमीन विवाद में भी रहा है। ये देखिए, ये आदर्श कुमार गोयल हैं। इनको लेकर कांग्रेस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, 2001 में आईबी रिपोर्ट में भ्रष्ट बताए गए, लेकिन अटल सरकार में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज बन गए। 2018 में मोदी सरकार ने इस कृपा पात्र को एनजीटी चेयरमैन बना दिया। खट्टर सरकार में बेटा भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल बनकर सेट हो गया। ये देखिए, ये लक्ष्मीपुरी हैं। इनके बारे में कांग्रेस बताती है कि 15 साल यूएन में रही, उससे पहले भारत की राजदूत थी। ये मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी जी की पत्नी हैं। इन्होंने भी चुनाव आयोग को बचाने के लिए बीजेपी कोटे से राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी है। इन महानुभव का नाम संजीव त्रिपाठी है। पहले आईपीएस अधिकारी थे, फिर खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ रहे। आखिर में 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली ब्लास्ट के सिक्योरिटी फेलियर पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा और अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं। इसके अलावा ये भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब राहुल गांधी जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की इमेज खराब हो रही है। देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं बल्कि भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है। और अगर रिटायर्ड लोग एक लोकतांत्रिक नेता पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता पर सवाल उठा रहे हैं, तो पहले वो ये तो बताएं कि उन्होंने राहुल गांधी को ही क्यों पत्र लिखा है। क्या ये 272 लोग किसी लालच में या डर के कारण ऐसा कर रहे हैं कि बस मुंह उठाया और चले आए? ये लोग कभी किसी अत्याचार पर, कभी किसी सरकार को पत्र क्यों नहीं लिखते हैं? लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए इन्होंने 2014 के बाद क्या किया? कितने लेटर लिखे सरकार को? कभी किसी अल्पसंख्यक की मॉब लिंचिंग हुई तो क्या मोदी सरकार को पत्र लिखा कि भाई अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? कभी किसी बलात्कारी को जेल भेजने के लिए पत्र लिखा? जब आसाराम और राम रहीम जैसे लोगों को बार बार पैरोल मिली तो क्या इन्होंने पत्र लिखा? क्या उमर खालिद जब लगातार इतने सालों से जेल में हैं, उन्हें एक बार भी पैरोल नहीं दी गई, एक बार भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो क्या इन्होंने कोई लेटर लिखा कि भाई उनका भी अधिकार है? इस वक्त दिल्ली में इतने भयानक प्रदूषण से लोग परेशान हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर एम्स तक की चेतावनी के बावजूद क्या इनमें से किसी एक ने भी प्रधानमंत्री को लिखकर पूछा कि आप खामोश क्यों हैं? आपके मुख्यमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहें तो राहुल गांधी को तो हर कोई ट्रोल कर रहा है। हर कोई हर रोज ट्रोल करता है, सोशल मीडिया पर सवाल पूछता रहता है। वो विपक्ष के नेता है, सरकार में नहीं है, लेकिन विपक्षी नेता के तौर पर उनका काम है सवाल उठाना। वो सवाल उठा रहे हैं, सबूत भी दिखा रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, हर एक सबूत का बाकायदा तथ्य वाला जवाब देना चाहिए। जब उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगी जाती है तो चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज देने से ये कहकर नकार देता है कि भाई हम महिलाओं की तस्वीरें, आपकी बहन बेटियों की वीडियो दे सकते हैं क्या? लेकिन जब स्ट्रांग रूम के तमाम कैमरे बंद हो जाते हैं और आधी रात में ट्रक आते हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, तब इलेक्शन कमीशन चुप्पी साध लेता है। देश की राजधानी दिल्ली है, दुनिया भर में प्रदूषण की वजह से बदनामी हो रही है, तो क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए तो इलेक्शन कमीशन की बदनामी हो गई, इलेक्शन कमीशन और लोकतंत्र पर खतरा हो गया। लेकिन जब दुनिया भर में दिल्ली की वजह से बदनामी हो रही है तो कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा, इनमें से किसी एक ने भी सवाल नहीं पूछा। कुल मिलाकर दोस्तों, इतना तो साफ समझ में आ रहा है कि जो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है वो एक तरीके का डैमेज कंट्रोल है, ताकि पूरे देश को लगे कि राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, उनसे देश को खतरा है, ये दिखाया जा सके। बाकी पीछे कुछ भी चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।